नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। नहीं, नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। पवन, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। घुट-घुट कर रह गई हूँ तुम्हारे साथ। सच कहती हूँ, अगर हमारा एक बेटा ना होता तो मैं कब की अपनी जान देकर यह कहानी खत्म कर देती। मैं बस अपने बच्चे के आगे मजबूर हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने अपने आप को कुछ भी कर लिया तो तुम्हारा क्या भरोसा? तुम्हारे लिए तो हज़ार लड़कियाँ हैं। दिन-रात फ़ोन पे लड़कियों के साथ चिपके रहते हो। ज़िंदगी तो मेरे बच्चे की बर्बाद होगी, तुम तो दूसरी शादी कर लोगे। बस बच्चे का मुँह देखकर मैं इस दुनिया में हूँ। कहते हुए प्रियंका रोने लगी। प्रियंका के रोने से पवन का गुस्सा और भी बढ़ता गया। वो प्रियंका को डाँटते हुए कहने लगा, तो कब तक रहोगी तुम अपने मायके? तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे खर्चे देख लेंगे, रह लोगे पूरी ज़िंदगी वहाँ पे। माँ-बाप देखे या ना देखे, तुम कौन से मेरे खर्चे देखते हो? और वह तो मेरे ऊपर है, पवन, की मुझे पूरी ज़िंदगी कहाँ रहनी है। लेकिन इतना तो तय है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम्हारी हरकतें देख-देख कर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी बड़ा हो और कल को वही अपनी पत्नी के साथ वही सब कुछ करे, जो तुमने मेरे साथ करते हो। कहते हुए प्रियंका ने फ़ोन काट दिया और फूट-फूट कर रो पड़ी कि अपनी किस्मत पे। क्या किस्मत लेकर पैदा हुई थी, वो भी पैदा होते ही माँ गुजर गई। बाप ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने तो आने के बाद अपना रंग दिखा ही दिया। मायके में भी कभी सुखी से रहने नहीं दिया। लेकिन उनके बच्चों ने भरपूर प्यार दिया। बेटे-बेटियों की सगी बहन से ही बढ़कर प्यार किया। बाप से कोई मतलब ही नहीं था। वो अलग ही पीकर पड़ा रहता था। धीरे-धीरे बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों का देखकर माँ ने धीरे-धीरे प्यार जताना शुरू कर दिया। जब प्रियंका बड़ी हो गई, प्रियंका की शादी की बातें होने लगी। बाप पहले से शराबी था, तो किसी पर ध्यान देता क्या था? किसी जानने वाले ने पंकज का रिश्ता बता दिया। पंकज देखने में अच्छा खासा था, परिवार भी काफी बड़ा था। पंकज के पापा नरेंद्र जी की सरकारी नौकरी थी। पंकज दो भाई एक बहन थे। छोटी बहन लक्ष्मी, वो भी पंकज से 2 साल छोटी थी। लेकिन उनकी शादी पंकज से पहले ही हो गई थी। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और उनकी भी पत्नियां साथ रहती थी। कुल मिलाकर 13-14 लोगों का परिवार था। प्रियंका भी आम लड़कियों की तरह अपने मन में हजार सपने, हजार अरमान लेकर ससुराल आई थी। शुरू-शुरू में तो सब कुछ सही रहा। प्रियंका देखने में तो खूबसूरत थी, समझदार भी थी। प्रियंका अपने दोनों जेठानियों से खूबसूरत थी। पंकज भी अपनी नौकरी पर ध्यान देता। सुबह निकल जाता, रात को आता। काफी अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से जाने पंकज को क्या हुआ। वो अपनी नौकरी छोड़ बैठा और घर पे रहने लगा। पूछने पे कोई न कोई बहाना कर देता। नौकरी ना होने के बाद भी दिन भर घर से गायब रहता। धीरे-धीरे जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, वह प्रियंका से पैसे मांग करने लगा। ऐसे-ऐसे बहाने बनाता, ऐसी-ऐसी बातें करता, जैसे कल के कल ही उसे नौकरी मिल जाएगी, वह भी अच्छी खासी तनख्वाह के साथ। प्रियंका हर बार उसके झांसे में आती और जो भी उसके पास पैसे बचे थे, धीरे-धीरे करके उसने सारी पंकज को दे दी। प्रियंका के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रह गया था। पंकज ने खुद के पास तो पैसे नहीं छोड़ा, बाकी जो थोड़ा बहुत प्रियंका के पास था, वह भी ले लिया। लेकिन अभी तक पंकज की नौकरी का कोई पता नहीं था। जब पैसे की तंगी महसूस होने लगी तो उसने दोबारा से नौकरी शुरू की और फिर वही हाल, नौकरी करता। 2 महीने के बाद ही नौकरी छोड़ बैठ जाता और दिन भर फ़ोन पे लगा पड़ा रहता। क्या दिन क्या रात समझ नहीं आता। फ़ोन पे आखिर इतनी बातें किससे चलती है? जब प्रियंका पूछी तो सीधे कहता कि तुम क्या समझोगी? ऑफिस कहाँ है? अगर तुम चाहती हो कि मैं नौकरी करूँ तो मुझे रोका-टोका मत करो। पंकज की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रियंका भी शांत हो जाती। पंकज की आदत थी, जब प्रियंका उससे कुछ पूछती या फिर थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देती तो वो तुरंत मीठी-मीठी बातें करके प्रियंका को अपने झांसे में ले लेता और वो बेचारी हर बार पति की बातों का सच मान लेती। लेकिन पंकज अब धीरे-धीरे गलत रास्ते पे चला गया था। दिन-रात वो फ़ोन पे किसी लड़की से बातें करता और प्रियंका से झूठ बोलता कि ऑफिस की बातें हो रही है। 2 महीने नौकरी करता और फिर 2 महीने बैठ जाता। जब भी कभी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वो अपने पिता नरेश जी से पैसे माँगा करते और जब नरेश जी पैसा देने से मना कर देते तो चिल्लाने लगता,
चीखने लगता, इतना हल्ला मचाता कि बेचारी नरेश जी घबराकर उसके आगे पैसा फेंक देते। बस यही तो चाहता था पंकज, उसे तो बस पैसे से ही मतलब था, पैसे उठाता निकल पड़ता। जब नरेश जी ने इतनी आसानी से पैसे भी मिलने लगे तो फिर नौकरी की तो उसे और भी जरूरत नहीं रही। पंकज को बस खुद से मतलब रह गया था। 2 साल का बेटा हो गया, बेटे तक के खर्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगर बेटा कभी चॉकलेट के लिए भी फिर बोल दे तो पंकज की ऐसी हालत हो गई थी कि उसे चॉकलेट पिलाकर नहीं दे सकता। जाने सारा पैसा कहाँ पे उड़ा रहा था। और फोन पे तो ऐसे हो गया था कि 24 घंटे में से 20 घंटे तो फोन पे ही लगा रहता था और कभी भी किसी के सामने बातें नहीं करता। पूछने पे साफ साफ वही जवाब की ऑफिस की बातें हो रही है, काम की बातें हो रही है। जब कभी प्रियंका फोन चेक करना चाहती तो फोन का पैटर्न पता नहीं होता और जब कभी चिट कर वो पंकज से स्पीकर ऑन करने को कहती तो वो तुरंत वहां से चला जाता और 10 मिनट बाद प्रियंका के पास आकर किसी लड़के से बात करते हुए स्पीकर ऑन करते हुए तुरंत ही प्रियंका को सुना देता कि देखो लड़के से बात कर रहा हूँ। बस प्रियंका बेचारी उल्लू बन जाती और दोबारा वो बाहर जाकर फोन काट के शुरू हो जाता लड़कियां से बात करना। लेकिन कहते हैं ना, यह सब ज्यादा दिन तक छुपाए नहीं छुपता। प्रियंका को जब पंकज का पता चल गया कि पंकज की हरकतों की वजह से पूरे घर के लोग उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कोई भी पंकज से प्यार से बातें नहीं करता, न भाई न बहन न भाभिया, यहाँ तक कि नरेश जी भी उसकी हरकतों से तंग आ गए थे। ले देखकर ये सोधा जी थी जो बेटे के प्यार में कुछ नहीं पाती थी। माँ तो माँ होती है। पंकज की हरकतों से यशोदा जी दुखी थी। पंकज अक्सर रात को घूमने निकल जाता, घर भी नहीं आता। कहते हैं ना, कोई भी चोरी ज्यादा दिन तक नहीं छिपाई छिपती है। आखिरकार प्रियंका को पता चल ही गया कि पंकज रात रात भर किसी लड़की के साथ कहीं होटल में या फिर किसी दूसरी जगह रहता है। अब भला इतना सब कुछ होने पे कौन सी पत्नी बर्दाश्त करती। ऊपर से पंकज की हरकतों की वजह से परिवार में प्रियंका की कोई भी इज्जत नहीं रह गई थी। वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसे है उसी के पास इज्जत होती है, बिना पैसे वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। शादी के बाद औरतों की कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो ना कही जा सकती है और ना किसी से बताई जा सकती है। डेली यूज की कुछ भी ऐसी चीज होती है जो आते जाते कहीं से भी खरीद लिया जाता है। लेकिन प्रियंका की हालत ऐसी थी कि उसके पास क्रीम पाउडर तो दूर की बात, ढंग की ना लिपस्टिक रह गई थी और ना बिंदी का पता रह गया था। पैसे ना होने की वजह से बेचारी कहीं आने जाने में भी कतराने लगती। सास ससुर के सामने वह हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। कभी वो अगर किसी चीज की डिमांड करी तो पंकज उल्टा सीधा उसको सुनाने लगता। इतने सारे बहाने बनाता कि यहाँ तक कि पैसे देना था, वहां पैसे देना था, यह करना था, सैलरी आ गई, खत्म हो गई, पता नहीं चला। बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। कभी कभी तो उसके भी जी में आता कि वो पंकज को छोड़कर चली जाए। लेकिन कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। रिश्ता जोड़ने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। खास करके पति के साथ रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। बहुत बार तो प्रियंका के मन में विचार आया, लेकिन बच्चे का मुंह देखकर वह सब कुछ सह जाती। माइका भी तो इतना खूबसूरत नहीं था, किसके भरोसे इतना बड़ा कदम उठाती वो। इस घर में अपने दोनों जेठानियों को इतना बन सवर कर नई नई साड़ियां पहनते देख प्रियंका को तकलीफ जरूर होती थी, लेकिन वो सब की खुशी में खुश रहती थी। कभी भी उसने किसी के सामने मुंह नहीं खोला। जो था जितना था उसी में खुश थी। दिन रात भगवान से बस प्रार्थना करती कि पंकज को कम से कम इतनी बुद्धि दे दे कि वो अपने परिवार की ओर ध्यान दे सके। अब धीरे धीरे करके प्रियंका उदास रहने लगी थी, खुद में गुमसुम सी हो गई थी। हार गई थी वो पंकज को समझाते समझाते। जिसका पति ही नालायक निकल जाए तो पत्नी की भी इज्जत कहाँ होती है। हर छोटे छोटे कामों के लिए प्रियंका को ही आवाज दिया जाता था। घर में और भी बहुएं थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उन लोगों को बुलाए। गर्मी की छुट्टियां में जब लक्ष्मी 10 दिनों के लिए मायके आई तो प्रियंका की हालत देख उसे अपने ऊपर बहुत ही तरस आया। माँ से वो पंकज के बारे में पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए चिढ़ती तो वह भी अपने भाई से थी।
लेकिन प्रियंका को देखते ही उसका कलेजा मुंह में आ गया। इतनी अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की इतनी शांत कैसे हो गई? ना चेहरे पे रौनक, ना होठों पे मुस्कान। ऐसा लगता है जैसे एक जिंदा लाश बन के रह गई है। घर के कामों में खुद को व्यस्त कर ली थी। फ्री टाइम में सबके साथ बैठती जरूर थी, लेकिन कभी भी खुलकर हंस नहीं पाती थी। प्रियंका की हालत देख लक्ष्मी ने उसे अकेले में समझाया, भाभी, अगर औरत चाहे ना तो कैसा भी मर्द रहे उसे संभाल सकती है। तो मैं क्या करूं दीदी? आप ही बताओ, कैसे समझाऊं आपके भैया को? भाभी, समझने की जरूरत नहीं है। ना भैया से लड़ने की जरूरत है और ना ही कुछ भी पूछने की जरूरत है। आपको सब कुछ पता है, तो फिर भी आप कुछ ऐसा बता कदम उठाओ ना कि भैया के ऊपर असर पड़े। कुछ नहीं असर पड़ेगा दीदी, मैंने सब कुछ ऊपर ऊपर छोड़ दिया है। उनकी जो मर्जी वो करते रहे। भाभी, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप दोनों के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक औरत अगर अपने पर आ जाए तो, कुछ ठान ले तो उसे पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है। बस उसे हिम्मत जुटाने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ, भैया को सुधारने के लिए आप जो भी करना चाहती हो, आपको जो भी सही लगे आप करो। मैं आपके साथ हूँ। मम्मी को मैं समझाऊंगी, पापा को मैं समझाऊंगी। कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। लक्ष्मी बार बार प्रियंका को समझाती, उसे बार बार कहती कि अपनी अहमियत जानबूझकर पंकज के सामने लाओ। उसे एहसास दिलाओ कि उसे तुम्हारी जरूरत है। उसके आगे पीछे घूमना बंद करो। टाइम टाइम पे चाय पानी खाना देना बंद करो। बिल्कुल इग्नोर करो। लक्ष्मी की बातें कहीं न कहीं प्रियंका को भी सही लगी। एक आखिरी आशा की उम्मीद दिखाई दी कि शायद ऐसा कुछ करने से हो सकता है पंकज के ऊपर कोई असर पड़े। पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया कि कल किसी भी कीमत पे मायके जाएगी और अगले दिन अपने भाई को बुलाकर चली जाएगी। लक्ष्मी ने प्रियंका को जाते जाते कह दिया कि यहाँ की चिंता ना करे, वो मम्मी पापा को संभाल लेगी। बस जो भी करना सोच समझ कर करना। प्रियंका चली तो गई, लेकिन पंकज को इसके बारे में कानो कान खबर भी ना मिली। इधर लक्ष्मी ने अपनी माँ को सख्त मना कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पे पंकज के लिए चाय पानी लेकर नहीं जाएगी। बाकी दोनों भाभी वैसे भी पंकज से दूर रहती थी। यशोदा थी जो कि प्रियंका ना रहने पे भी पंकज का ध्यान रखती थी, लेकिन उनको भी बेटे ने ने कसम देकर मना कर दिया। अब बेचारी पंकज को कुछ भी अपने हाथों से नहीं देती थी और पंकज से आने से पहले प्रियंका प्रियंका सारी तैयारी करके रखती थी। तुरंत उसके आगे प्लेट लगा देती थी। वही पंकज आज पहली बार सब्जी रोटी खाकर सो गया। अब उसके खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं था। ना घी का पता था, ना सलाद, न चटनी पापड़, कुछ भी नहीं था। रूखा सूखा जो बनता वही खा लेता। और जब भैया ने खाने का टाइम होता तो भाभियाँ अच्छे से खाने की थाली लगाकर ले जाती। तब उसे प्रियंका की याद आती। घर में सब लोगों ने धीरे धीरे करके पंकज से बोलना भी छोड़ दिया। पंकज को ऐसा लगता जैसे वो उस घर में बिल्कुल ही अनजाना था। ना किसी चीज में उसकी राय ली जाती और ना ही कोई बात उसे बताई जाती। ना कोई बात करता था, बिल्कुल अकेला। एक दो बार उसने अपनी माँ यशोदा जी से कहा, माँ, यह कैसा खाना मिल रहा है? यह खाना खाने लायक है? सूखी रोटी, घी का पता नहीं है, ना सलाद ना पापड़, कुछ भी नहीं। यह सब क्या है? बाकी भाइयों को देखो कैसे खाना खा रहे हैं। एक घर में रहकर भी मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार। क्यों बेटा, कोई सौतेला जैसा व्यवहार नहीं है। जो भाइयों की थाली तुम्हें दिख रही है ना, वो उसके लिए मेहनत करते हैं। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो हर महीने सबको उसके पसंद का खाना खिला सके, सबकी फरमाइशें पूरी कर सके, सबकी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम्हारे भाई जो भी भरी भरी थाली खाते हैं, वो अपने दम पे खाते हैं, खुद लेकर आते हैं और उनकी पत्नियां बना बना कर देती है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें भी खाना है, तुम भी लेकर आओ सामान, तुम्हें भी मिलेगा खाना। पंकज की माँ बोली। वैसे ही दो टूक से जवाब देकर यशोदा जी चलती बनी। अंदर कमरे में जाकर यशोदा जी रोने लगी। आखिर माँ जो थी पंकज को रूखा सूखा खाना दे, उन्हें तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन यह सब वो पंकज की भलाई के लिए ही तो कर रही थी। अब पंकज का उस घर में बिल्कुल भी
मन नहीं लगता था और टेंशन ऐसे हो गई थी कि बाहर घूमना फिरना, फोन पे बातें करना भी धीरे धीरे बंद ही हो गया था। वो जब भी प्रियंका से बात करने की कोशिश करता, प्रियंका हमेशा अपना ही रोना लेकर बैठ जाती, जो पंकज के लिए और भी तनाव भरा हो जाता। ना प्रियंका ढंग से बातें करती, ना ही घर में किसी का व्यवहार उसके लिए अच्छा रहा, जिसके चलते पंकज हमेशा तनाव में रहता और तनाव के चलते वो किसी से भी हंसकर बातें नहीं करता। यहाँ तक कि जिस लड़की से वो फोन पे 24 घंटे लगा रहता था, उसे भी बात बात पे चिढ़ने लगा, बार बार लड़ने लगा और हालत ऐसी हुई कि उस लड़की ने खुद ही पंकज से दूरी बना ली। नरेश जी भी जब वो पैसे मांगता, नरेश जी किसी भी कीमत पे उसे पैसे देने को तैयार नहीं होते, चाहे वो कितना भी चिल्लाए, गुस्सा करे। फिर भी नरेश जी ने जैसे कसम खा ली थी कि 1 रुपया भी नहीं दे सकते। परिवार की बेरुखी से अब उसे प्रियंका की याद और भी आने लगी। एक वही तो थी जिसपे वो चाहे चिल्लाए, गुस्सा करे या तो करे, बेचारी कभी पलट का जवाब नहीं देती थी, हमेशा उसके लिए तैयार खड़ी रहती थी। लेकिन आज वह भी नहीं थी पंकज के पास। पंकज के बार बार प्रियंका को फोन करना चाहा, 10 बार फोन करने पे प्रियंका एक बार फोन उठाती। पंकज कहता, प्रियंका 1 महीना हो गया, अब तो चली आओ, कितने दिन मायके रहोगी, बताओ क्या सब लोग कहेंगे, तुम्हारी इज्जत का कचरा हो जाएगा, इतने दिन मायके में नहीं रहते। किस इज्जत की बात कर रहे हो पंकज, कौन सी इज्जत, यह तो मेरा मायका है, मेरे अपने लोग हैं, जानते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में क्या कर रही हूँ। तुम्हारे घर में मेरी कौन सी इज्जत होती है, एक एक चीज के लिए तरस के रह गई हूँ मैं। जब तुम्हारी भाभियां मुझे छोटी छोटी चीजें देती है, रोज के इस्तेमाल की, कोई बिंदी देता तो कोई सिंदूर देता, कोई चूड़िया देता, कितनी हीन भावना महसूस होती है मुझे। तुम्हें पता है, शादी के 2 साल हो गए, तुमने कभी अपने हाथ से मेरे हाथ पर 1 रुपया रखा है, मेरे लिए एक चूड़ी भी लाकर आए हो। मुझे चीजों की जरूरत नहीं होती, मेरी कुछ इच्छा नहीं होती, तुम्हारी भाभिया को इतना पहनते उड़ते देखती हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होती है। अगर मेरा पति भी लायक रहता तो मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं किसी भी कीमत पे नहीं आऊंगी। जब तुम खुद अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, अपने परिवार को संभालने की ताकत नहीं रखोगे, मैं किसी भी कीमत पे नहीं आने वाली। अच्छा सुनो प्रियंका, तुम आ जाओ, मैं नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुम प्लीज चली आओ। नहीं पंकज, बहुत हो गया ये चिकनी चुपड़ी बातें, पिछले 2 साल से सुनती आ रही हूँ। हर बार आप मुझे ऐसी ही मीठी मीठी बातों में फंसाकर धोखा देते हो, लेकिन अब और नहीं। मेरे साथ मेरा बच्चा ही है, मेरी अपनी जिंदगी नहीं है और मैं उस घर में तो अब नहीं आने वाली जहाँ पे मुझे बेचारी की तरह देखा जाता है, जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं होती। और तुम तो दिन रात फोन पे ही लटके रहते हो ना। मुझे नहीं पता कि तुम फोन पे क्या बातें करते हो। अब मैं किसी से बातें नहीं करता, तुम किसी से भी घर पे पूछ लो मम्मी से पूछ लो, लक्ष्मी से पूछ लो, बिल्कुल फोन पे बातें नहीं करता। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम अब आ जाओ। नहीं पंकज, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कहीं बाहर जाओ, वहां पे नौकरी करो, 1-2 महीने वहां की व्यवस्था करो। नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, एक छोटा सा ही कमरा ले लो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं तो फिर भूल जाओ। मुझे कहते हुए प्रियंका ने फोन काट दिया। लाचार हो गया था पंकज, फोन पे ही पटक चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं आया। खुद से भी शांत होना पड़ा। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में दरवाजा बंद करके पड़ा हुआ था। आखिर कोई इंसान कब तक अपने आप से होशियार बनता रहेगा। अब उसकी चालाकी इस घर में और नहीं चल पाएगी। यह बात पंकज अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने मुंबई जाके एक नौकरी भी पकड़ ली और प्रियंका को फोन करके घर जाने के लिए बोला। प्रियंका अब तो तुम घर जाओ, अब तो मैं नौकरी शुरू कर दी है। नहीं पंकज, घर तो मैं नहीं जाने वाली, तुम्हारी ऐसी ऐसी नौकरियां मैंने बहुत देखी है, तुम वहीं पे रहने की व्यवस्था करो, मैं 1 महीने बाद खुद ही वहीं पे आऊंगी। लेकिन अब मैं घर नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं घर गई तो तुम फिर वापस से नौकरी छोड़कर चले आओगे।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां का एहसास होता रहे और तुम फिर से नौकरी ना छोड़ सको। हार चुका था पंकज प्रियंका की जीत के आगे। आज पहली बार किसी के सामने झुका था और मजबूरी में उसे किराए का घर लेकर सारी व्यवस्था करके प्रियंका को अपने पास बुला पड़ा। प्रियंका ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे पंकज को घर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसे पंकज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। कुछ दिनों बाद ही पंकज के ऑफिस चले जाने के बाद प्रियंका ने लक्ष्मी को फोन किया और बोला, दीदी सच में ननद हो तो आप जैसी, आपने तो मेरे लिए भगवान बन के आई। अरे नहीं भाभी, मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान ना बनाओ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और अब भैया को थोड़ा भी छूट देने की जरूरत नहीं है, कहते हुए हंस पड़ी थी दोनों ननद भाभी। लक्ष्मी की समझदारी से टूटता हुआ परिवार आज बच गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।